अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे कुड यू प्लीज कंफर्म कि मेरी जो आवाज है क्या आपको क्लियर है? कैन यू हेयर मी प्रॉपर्ली? थैंक यू जासिब, थैंक यू बेटे। थैंक यू बच्चों। So basically, I would like to welcome you all on the behalf of Scan School of Accountancy. I'm Hamad, your PM tutor, and today we have the first orientation session for the performance management exam, right? तो सबसे पहले तो बच्चों आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा नाम है हमाद जहीर, और बेटे मुझे तकरीबन 16 साल से ज़्यादा हो गए हैं स्कैन से पढ़ाते हुए। मेरे जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है और एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी है। और करंटली मैं ये तीनों पेपर्स जो हैं स्कैन्स में ऑफर करता हूँ। करंटली आई एम टीचिंग इन बोथ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन क्लासेस इन स्कैन्स। और अगर मेरी एक्सपीरियंस की आप बात करें तो आई हैव कंडक्टेड ACCA के बिहाफ पे प्रैक्टिस टू पास सेशंस, एग्जाम टेक्निक सेशंस, APM एग्जाम टेक्निक सेशंस भी। मल्टीपल प्लेस विनर्स हैव गॉट इन PM एंड APM एंड TX एग्जाम्स एज वेल। तो ये तो बच्चों छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था कि आप जिनसे PM पढ़ रहे हैं वो कौन है। अब बच्चों आज के सेशन में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ PM, एंड आई वुड सजेस्ट यू एंड एक्सप्लेन यू कि हम ई कैंपस में किस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं, राइट? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कनेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम। कि आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम का क्या कनेक्शन है विद योर प्रीवियस एग्जाम्स एंड द नेक्स्ट एग्जाम, राइट? तो आपको याद होगा आप लोगों ने एक पेपर पहले पढ़ा था MA का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप फाउंडेशन से आ रहे हैं तो दिस पेपर यूज्ड टू नोन एज FMA, राइट? तो FMA और MA बिल्कुल सेम पेपर है, बस आप A लेवल्स या B.Com कर कर आते हैं तो आप MA पढ़ते हैं, अदरवाइज आप FMA पढ़ते हैं। तो FMA में जितना भी आपको बेसिक नॉलेज दिया गया था, दैट इज अ बेस ऑफ योर PM। वो आपके PM की बेस है, राइट? तो MA का एडवांस आपका है PM का पेपर, जिसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। अब बच्चों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एडवांस पेपर है एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि PM का एग्जाम इज अ मिडिल एग्जाम। इससे पिछला पेपर MA का है, जिसको हम नॉलेज लेवल का एग्जाम कहते हैं। और बेटा PM जो है ये डेफिनेटली स्किल, अप्लाइड स्किल लेवल का एग्जाम है। और जब इसकी आप बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शनल प्रोफेशनल एग्जाम है, राइट? अच्छा, ये जो तीनों पेपर्स हैं, नो मैटर आइदर यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑल दीज पेपर एक्चुअली wants you to behave like a management consultant, right? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ACCA में जितने भी पेपर्स हैं, नो मैटर विच पेपर आर वी टॉकिंग अबाउट, जितने भी पेपर्स हैं वो तमाम के तमाम पेपर्स आपको किसी प्रोफेशनल क्या कहते हैं फील्ड की तरफ डायरेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं तो ऑडिट का पेपर आपसे रिक्वायर करता है दैट यू नीड टू थिंक लाइक एन ऑडिटर। इसी तरह अगर आप FR का पेपर पढ़ रहे हैं तो दैट रिक्वायर यू टू थिंक लाइक अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। इसी तरह अगर आप टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं तो दैट रिक्वायर यू टू थिंक लाइक अ टैक्स कंसल्टेंट। इसी तरह अगर आप FM का पेपर पढ़ रहे हैं तो दैट आस्क यू टू बिहेव लाइक अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। इसी तरह बेटा चाहे आप MA का पेपर की बात करें, PM के पेपर की बात करें या एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर की बात करें, ये तीनों एग्जाम्स आपको चाहते हैं दैट यू नीड टू थिंक लाइक अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो पूरा पेपर पढ़ते वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि आप कौन हैं। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, राइट? यानी या तो आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं या आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ये क्या करता है? बेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम ये है कि वो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करने में मदद करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोलिंग करने में मदद करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग करने में मदद करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मदद करेगा, राइट? यानी आपका जो बेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो आपकी हेल्प करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है कि क्या आपकी प्लानिंग ठीक है, क्या इस प्लानिंग को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है,
क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग मेथड्स ठीक है? क्या आप अपनी एक्टिविटीज को, अपनी कॉस्ट को, अपने रेवेन्यूज को, अपने ऑपरेशंस को सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हैं? उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं? उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? जो डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा कि आपको डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी चाहिए। दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसमें से कौन सी बेहतर है? क्या डिसीजन टेक्निक्स आपको यूज करनी है? क्या आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? सही फैसला बिजनेस के लिए क्या हो सकता है? इस डिसीजन मेकिंग के क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या इम्प्लीकेशन होंगी? इसी तरह परफॉर्मेंस मेजर के लिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए। तो जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट की बात करते हैं तो उसके ये मेन एरियाज हैं: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट? तो हमारा जो पीएम का एग्जाम है दैट विल रिवॉल्व अराउंड दीज फोर एरियाज। इसमें हम डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की भी, हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की भी, और हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट की भी। ये सब कुछ हम पीएम में आपको सिखाएंगे। प्लानिंग करने की टेक्निक्स भी बताएंगे, कंट्रोलिंग की टेक्निक्स भी बताएंगे, डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स भी बताएंगे, परफॉर्मेंस मेजर करने की टेक्निक्स भी बताएंगे, राइट? अच्छा, अब बच्चों इसके बाद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट। क्या आपका एग्जाम फॉर्मेट क्या है? बच्चों आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम है ना, उसको हमने बच्चों तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन ए। अब बच्चों जो सेक्शन ए है इसमें हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास 15 ओटीज होते हैं। बेटा ओटीज का मतलब है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। तो 15 हमारे पास ओटीज होते हैं बच्चों, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो अगर 15 क्वेश्चंस हैं एंड ईच हैज 2 मार्क्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया कितने मार्क्स का बन रहा है, 30 मार्क्स का। अब बच्चों इसमें हमारे पास टोटल 7 टाइप ऑफ ओटीज आ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको एक डाटा गिवन है, आगे 4 ऑप्शंस हैं एंड यू नीड टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ 4 ऑप्शन। तो जब आपको एग्जामिनर एक ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहे तो वो एमसीक्यू है। लेकिन अगर वही सवाल है और एग्जामिनर कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच फोर ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो उसे फिर हम मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। तो एमसीक्यू और एमआरक्यू देखने में सेम है, बस फर्क ये है कि एमसीक्यू में यू नीड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन और मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में यू नीड टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है फिल इन दी ब्लैंक। ये वही क्लास से खाली जगह पुर करें। नेक्स्ट होता है बच्चों हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या है? बेटा हॉट स्पॉट में होता है कि एक डायग्राम बनी हुई होती है और उस डायग्राम में से यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा है। जैसे अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, लेट सपोज ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। अब इस ग्राफ में से बच्चों वो आपसे ये कहते हैं कि आप मुझे फिक्स कॉस्ट का पॉइंट बताएं। तो आपने कर्सर को फिक्स कॉस्ट के पॉइंट पे जाके टिक करना है। तो बच्चों ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फिक्स कॉस्ट का पॉइंट है। इसे कहते हैं ये है हॉट स्पॉट। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों हॉट एरिया। बेटा हॉट एरिया क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। यानी ट्रू फॉल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रू फॉल्स को हम कहते हैं हॉट एरिया। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन मेन्यू। बेटा ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है क्या क्या, इस तरह का ना एक एरो बना हुआ होता है और आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी और फिर आप उन ऑप्शंस को उसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 बॉक्सेस हैं और इन चारों बॉक्सेस के अंदर उसने बच्चों आपको लिख के दी है डिफरेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है? एक एग्जांपल है, जैसे ये भी एक बॉक्स के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी तरह इस बॉक्स में भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस बॉक्स में भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अब वो क्या करता है कि आप वो कहते हैं कि इन स्टेटमेंट को ड्रैग करके अगर ये एडवांटेज है तो इसको एडवांटेज वाली साइड पे लिख दें, अगर ये डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज वाली साइड पे लिख दें। यानी इंफॉर्मेशन को या न्यूमेरिक फिगर को ड्रैग करके आपने उसकी राइट पोजीशन पे एंटर करना होता है। इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, आप परेशान नहीं हो, ये मैं इंशाल्लाह ताला इसका जो इंटरफेस है वो भी एक दफा रिकॉर्ड करके अपलोड करा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या है। ये लाइव सेशन में आपको नेक्स्ट में दिखा दूंगा। तो ये था बच्चों हमारे पास सेक्शन ए। नाउ विल मूव टू सेक्शन बी। अब सेक्शन बी क्या है बच्चों? बेटा सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं एमटीक्यूज। 3 एमटीक्यूज। बेटा आपको याद है एमटीक्यूज जो आप फाउंडेशन में पढ़ते थे? अब उन 3 एमटीक्यूज में से बच्चों हर एमटीक्यू के 10 मार्क्स होते हैं।
तो 3 MTQs आपको आने हैं, हर एक के 10 मार्क्स हैं, तो ये भी बेटा 30 मार्क्स का एरिया बन जाता है। अब यहाँ पर MTQ को OT केसेस कहते हैं। OT केस क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये MTQ से ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो एक प्रॉपर केस स्टडी की तरह डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, एंड आउट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू आगे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो हर डेटा में से आपको 5 सवाल दिए जाएंगे और उन 5 सवालों को आप सॉल्व किया करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद बच्चों अब आप देखिएगा हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या होता है बच्चों? सेक्शन सी में अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, 2 सीआरस होते हैं, राइट? अब 2 सीआरस हैं और हर सीआर के बेटे 20 मार्क्स हैं। तो 2 सीआर, एक का मार्क्स 20 है, तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 मार्क्स का पार्ट बन जाएगा। तो देखें, आपको पता चल गया 30 मार्क्स का सेक्शन ए है, 30 मार्क्स का सेक्शन बी है और 40 मार्क्स का सेक्शन सी है। अब बच्चों इसमें 2 सीआर होंगे, ये या तो आपने एक्सेल पे करने होंगे या वर्ड पे करने होंगे, डिपेंडिंग अपॉन, अगर न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट है तो एक्सेल पे, थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट है तो वर्ड पे करना होगा। इज दैट क्लियर? तो here we have the section A, section B and section C. अब बच्चों में अब आपको अगर पीएम के सिलेबस की बात करूं तो पीएम के सिलेबस को हम डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्टिंग का एरिया। अब कॉस्टिंग के एरिया में बच्चों हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? हमारे पास है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बच्चों इनमें से आपने एबीसी के बारे में, टारगेट कॉस्टिंग के बारे में और लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। एफएमए के अंदर इंट्रोडक्शन के तौर पे ये टॉपिक्स शामिल थे। बाकी भी इंशाल्लाह ताला अब आप इनको फुल फ्लेज डिटेल में ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। लेकिन कॉस्टिंग के एरिया में आपने बात याद रखनी है कि ये ओटीज में तो टेस्ट होता है, ये ओटी केसेस में भी टेस्ट होगा, लेकिन इसमें से सीआर नहीं आएगा। यानी कॉस्टिंग के एरिया में से आपका एग्जामिनर कहता है मैं कभी भी सीआर टेस्ट नहीं करूंगा, राइट? अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे सिर्फ 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट। कैन आई हैव अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स? उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला ये सेशन कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट, सो आई एम बैक। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जो कॉस्टिंग का एरिया है ना, उसमें आपने याद रखना है कि वहां से कभी आपको सीआर नहीं आएगा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से एक ओटी केस लाजमी आना है। यानी हमेशा पेपर में 10 मार्क्स का ओटी केस यहाँ से आना ही आना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सिलेबस का एरिया है, ये है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में बच्चों हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, डिसीजन मेकिंग इज द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यानी जब आप डिसीजन मेकिंग तैयार करेंगे तो ये आपके F5 का ऑलमोस्ट 40% ऑफ टाइम ले लेगा। 40 नहीं तो 35% तो लाजमी लेगा, क्योंकि ये काफी लेंथी भी है, ट्रिकी भी है और इसका कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, राइट? अब इसमें हमारे पास बच्चों 6 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, cost volume profit analysis, linear programming approach, pricing, relevant costing and short term decision making, राइट? अब ये जो डिसीजन मेकिंग के 6 एरियाज हैं, ये बच्चों ओटीज में भी आ सकते हैं, ओटी केसेस में भी आ सकते हैं और सीआर में भी आ सकते हैं। यानी ये हर जगह टेस्ट होगा। ये ओटीज, ओटी केसेस, सीआर हर जगह टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो कॉस्टिंग में से सीआर नहीं आएगा, लेकिन एक ओटी केस लाजमी आएगा, बाकी ये हर जगह टेस्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें बच्चों सबसे पहले हम बजटिंग पढ़ेंगे, ये इसमें सारे बजट्स हम पढ़ लेंगे,
सारा थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंदर कवर होगा, बजट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप ऑफ बजट, अप्रोचेस ऑफ बजट, लिमिटेशंस, एवरीथिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर बच्चों हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे हम इसमें लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे जो पहले कभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, वो है लर्निंग कर्व, वो भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांस वेरिएंसेस, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इसमें आएगा, जिसमें बच्चों सारे के सारे वेरिएंसेस जो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए थे वो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब है सबसे पहला हमारे पास एरिया था कॉस्टिंग का, फिर हमारे पास है डिसीजन मेकिंग और बजटिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन ये ओटीज में भी टेस्ट हो सकता है, ओटी केसेस में भी टेस्ट हो सकता है और सीआर में भी टेस्ट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब बच्चों परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हमारे पास हैं जी 4 चैप्टर्स। सबसे पहले है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, फिर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, फिर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन ये ओटीज, ओटी केसेस और सीआर हर जगह टेस्ट हो सकता है, लेकिन मैंने पास पेपर का कोई ऐसा सवाल नहीं देखा जिसमें सवाल एक सीआर यहां से ना आए। तो इसका मतलब है 1 सीआर फ्रॉम दिस एरिया इज कंपल्सरी। तो 10 मार्क्स का ओटी केस फ्रॉम कॉस्टिंग का एरिया and 120 marks CR from performance measurement is 99.999% is confirmed, क्योंकि पास पेपर के अब तक कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 20 मार्क्स का सीआर परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ना आए। तो मैं अगर पेपर तैयार कर रहा हूं तो मैं तो जब पेपर की तैयारी कर रहा हूँ एंड पे सिलेबस कवर करने के बाद सबसे पहले कॉस्टिंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट को ठिकाने लगाऊंगा कि भाई ये तो करके आप पानी पानी कर देना, तबाही मचा दो। इसमें से तो मुझे 30 में से एट एनी कॉस्ट 25 मार्क्स स्कोर करने, राइट। आधा पेपर तो यही पास करवा देगा आपका। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना बच्चों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स। अब बच्चों ये दो आपने पढ़ने हैं स्टडी हब से, ये याद रखिएगा, दीज टू चैप्टर यू नीड टू स्टडी फ्रॉम स्टडी हब। ये आपने स्टडी हब से पढ़ने। और मैं एक बात बताऊं आपको, जितने बच्चे 45 से अबव पे फेल होते हैं, यानी ऑल दो स्टूडेंट्स हु स्कोर फ्रॉम 45 टू 49, वो इस चैप्टर की वजह से होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे इन चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, वो इसको पढ़ते नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये सेल्फ रीडिंग वाले चैप्टर्स हैं, ये आपने लाजमी करने हैं, यू रियली हैव टू डू इट। आप इसको स्टडी हब से अभी पढ़ के इसको खत्म करें, क्योंकि बेटा हर पेपर में, हर अटेम्प्ट में मुझे बच्चे कहते हैं 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 ओटीज स्ट्रेट यहां से आते हैं। तो दे शुड हैव एन आइडिया कि भाई इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, राइट। एक और बात, ये बच्चों ओटीज, ओटी केसेस और सीआर हर जगह टेस्ट हो सकता है। तो क्या पूरा सीआर भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ सकता है? नहीं। आपके एग्जामिनर ने कहा है कि मैं जो सीआर है आपके पास दो 20 मार्क्स के, उनमें से किसी भी एरिया का पार्ट बना के इसमें टेस्ट करूंगा। जैसे अभी थोड़ा सा पहले ना एक सवाल आया था लीनियर रिग्रेशन का, तो उसमें उन्होंने 8 नंबर का पार्ट ईआरपी से रिलेटेड पूछा हुआ था। तो कोई भी पूरा सीआर इस टॉपिक से नहीं होगा, लेकिन हर सीआर का कुछ पार्ट जो है वो डेफिनेटली इससे रिलेटेड होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों मैंने आपको क्या बता दिया, सिलेबस में वी हैव कॉस्टिंग, वी हैव डिसीजन मेकिंग, वी हैव बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वेल। इसके बाद बच्चों अब आप देखिएगा सारे बच्चे, अब यहाँ पे मैंने ना पूरा सिलेबस को क्या कहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि सिर्फ कॉस्टिंग का एरिया है जो सेक्शन सी में टेस्ट नहीं हो सकता, बाकी हर एरिया हर जगह पे टेस्ट हो सकता है, यानी हर सेक्शन में टेस्ट हो सकता है, सिर्फ कॉस्टिंग से सीआर नहीं आ सकता। तो आप लोग सारे बच्चे प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको सिलेबस का कंटेंट और एग्जाम फॉर्मेट क्लियर हो गया है। इज देयर एनी एम्बिग्विटी, डाउट इन इट? प्लीज मुझे बता दीजिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। अब बच्चों अब हम बात करते हैं दैट हाउ डू वी टीच इन स्कैन्स ई कैंपस। अब स्कैन्स ई कैंपस में मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, किस तरह से इस पूरे सेशन को लेके चला जाएगा। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी,
यानी मेरे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल होंगे और उन रिकॉर्डिंग्स को देखकर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। फिर वीकली हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं हर वीक के शुरू में आपको बता दिया करूंगा कि दैट वी हैव सेशन ऑन दिस डेट एंड दिस टाइम, यानी डे एंड टाइम जो है वो फिक्स्ड होगा, लेकिन मैं हर सेशन मंडे को आपको रिमाइंडर जरूर दिया करूंगा। आई हैव सीन दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन लाइव सेशन बिल्कुल ब्लैंक होकर। वो मैंने उनको बताया होता है कि आपने ये टॉपिक पढ़कर आना है, तो जब मैं उनको उनके सवाल करवाता हूँ तो वो टॉपिक उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। तो मेक श्योर कि आप जब लाइव सेशन में आए तो फुली प्रिपेयर्ड आए, वो टॉपिक तैयार कर आए, ताकि जब मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊं आपको तो आपका अच्छे से पता हो आपको। नेक्स्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट। आई एम अवेलेबल इन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका ऑफिशियल है, आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जब आप मुझे पूरा दिन मैसेज करेंगे फ्रॉम 8:30 टू 7:30 तक मेरी क्लासेस होती हैं स्कैन्स के अंदर फेस टू फेस, तो आई माइट नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको रात 11:30 तक ऑलमोस्ट रिप्लाई कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बच्चों आपके टेस्ट एंड मॉक एग्जाम्स भी होंगे। देन वी हैव अ ग्रैंड रिवीजन एज वेल। एक पूरा आपका एग्जाम हैक के नाम से 4 डेज की रिवीजन होगी जो चलेगी। एंड नेक्स्ट, एनोटेटिव पीडीएफ, ये जो जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे एनोटेटिव पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और, there's so many students who ask me about that what type of study text हमें यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टडी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लें। तो स्टडी हब बेटा आप इस तरह से करें कि आप या तो कैप्लन का कोई स्टडी टेक्स्ट यूज कर लें पीएम का, या स्टडी हब से यूज कर लें। बीपीपी मत पढ़िएगा, वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो या तो कैप्लन से पढ़ लीजिए या स्टडी हब से पढ़ लें। आई वुड प्रेफर कि आप स्टडी हब से पढ़ लें। सेकंड, प्रैक्टिस मटेरियल। यू डू नॉट नीड टू परचेज एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल। मेरा जो प्रैक्टिस मटेरियल है हर एरिया का, कॉस्टिंग का, डिसीजन मेकिंग का, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, सारा प्रैक्टिस मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर। तो वो ऑलरेडी अवेलेबल ऑन पोर्टल, आपने वही यूज करना है। यू डोंट नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ कैप्लन की किट और बीपीपी की किट, डोंट गो फॉर दैट, राइट। जो मेरा प्रैक्टिस मटेरियल है वही यूज करें। नेक्स्ट बच्चों आप देखिएगा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टडी टेक्स्ट कैसे यूज करना है। अच्छा, एक और चीज, मैं आप लोगों को, ये मेरे पास आपका कोर्स प्लान है, ये भी आपको पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। इसमें मैंने डेट वाइज बताया हुआ है कि आप, ये आज से शुरू हो रहा है कि 23rd से 25th तक आपने क्या पढ़ना है, फिर 26 से 18 28 तक क्या पढ़ना है, और इसमें हर संडे जो है वो बीच में हमने ऑफ रखा हुआ है। तो इसके मुताबिक अगर आप फॉलो करेंगे तो योर सिलेबस वुड एंड बाय 19th of February। 19 फरवरी तक आपका हर चीज, और ये मैंने बहुत खुला डुला प्लान बनाया है। इसको आप डेफिनेटली, मैंने बहुत रिलैक्स बनाया हुआ प्लान, आप इसको क्या कहते हैं, स्क्वीज डाउन भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा पहले भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिस प्लान भी बना के दूंगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस दिन आपने कौन सा सवाल करना है, इस दिन आपने कौन सा सवाल करना है। वो भी आप लोगों को मिल जाएगा एंड पे रिवीजन के लिए, और ये फॉर लास्ट मंथ है, यानी दिस इज फॉर लास्ट मंथ, यानी फरवरी के मंथ में 1 फरवरी से वो शुरू होगा स्टडी प्लान। वो आप फॉलो कीजिएगा, उसमें डे वाइज बताया हुआ होगा किस दिन आपने कौन सा सवाल करने हैं, किस दिन कौन सा सवाल करने हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। So this is how we study at SCANS eCampus. Now over to you guys. If you have any kind of question, doubt, query, anything that you want me to ask or anything you want me to explain, please let me know in a chat box. Sidra Pushing sir, what is the best approach to prepare for PM? Also, what should be the order to cover the whole syllabus? For example, lecture, extra notes, and practice. Sidra, the best sequence is what which has been mentioned in your course plan. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले कॉस्टिंग का एरिया कीजिएगा, उसके बाद लर्निंग कर्व, फिर आपने डिसीजन मेकिंग करना है, फिर आपने बजटिंग करना है, लास्ट में आपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है, और एनालिटिकल टेक्निक्स। जो आपको स्टडी प्लान के अंदर मैंने आपको लिखा हुआ है गाइडलाइन, आपने यही गाइडलाइन फॉलो करके चलना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, प्रिपेयर कैसे करें एग्जाम को, उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पीएम का एग्जाम है, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल पेपर। तो आपने हर चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे स्ट्रगल क्यों करते हैं पीएम के एग्जाम में, वो टीचर को सवाल करने का तरीका याद करते हैं,
जैसे आप FR पढ़ते हैं, तो FR में आपको आपके FR के ट्यूटर बताते होंगे कि कंसोलिडेशन का सवाल ऐसे ही आता है, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। वो बता देते हैं कि वर्किंग नंबर 1 गुडविल की होनी चाहिए, वर्किंग नंबर 2 फलानी चीज की होनी चाहिए, वर्किंग नंबर 3 फलानी चीज की होनी चाहिए। लेकिन पीएम में ऐसा नहीं है। पीएम का जो एग्जाम है वो टेक्निकल है। तो अगर आप चीजों को फॉर्मेट के बजाय कॉन्सेप्चुअली समझ के करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक और बात, जब आप पीएम की शुरू शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है पहला सीआर आपका 100% गलत हो। आपने डीमोटिवेट नहीं होना, हम सब का पहला सीआर हमेशा ही गलत होता है। सेकंड टाइम आप करेंगे तो वो ओनली 2 to 3% करेक्ट होगा, बाकी गलत। थर्ड टाइम करेंगे तो वो 5% करेक्ट होगा। फोर्थ जब सवाल आप करेंगे तो वो 10% करेक्ट होगा। थर्ड फिफ्थ करेंगे तो वो 20% करेक्ट होगा। आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी आप 100% एग्जामिनर जैसा सवाल नहीं कर सकते। अगर आप एग्जामिनर के आंसर का 80% तक पहुंच रहे हैं, दिस इज बियॉन्ड एक्सीलेंस विच इज रिक्वायर्ड टू पास योर पीएम एग्जाम। जाजिम ने पूछा सर आप 6 OT केसेस PDF प्रोवाइड करते हैं वो होंगे? बेटे मैं जो जो कुछ फेस टू फेस पे प्रोवाइड करता हूँ वो यहाँ पे भी प्रोवाइड करूंगा। सो डोंट वरी, एनीथिंग दैट आई प्रोवाइड इन दी फेस टू फेस क्लास वो यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। शाहरुख पूछे थे व्हाट इज द पासिंग रेट। शाहरुख, अगर आप बात कर रहे हैं ग्लोबल पासिंग रेट तो वो 40s में होता है, समटाइम 41 42, समटाइम 40, समटाइम 39। लेकिन अगर आप स्कैन्स की बात करें तो वी हैव गॉट अ पासिंग रेट जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अबव 80% होता है। वासिफ पूछे थे बीपीपी की वर्डिंग टफ क्यों है? बेटा इसीलिए दे हैव गॉट देयर ओन स्टाइल। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप बीपीपी ना पढ़िएगा, या कैप्टन पढ़ लें या स्टडी टेक्स्ट पढ़ लें, थिंग्स वुड बी बेटर। नौफिल पूछ रहे थे सर वीडियो लेक्चर्स का सीक्वेंस नहीं है, किस सीक्वेंस से लेक्चर लें टॉपिक वाइज? बेटे जो स्टडी प्लान के अंदर, जो मेरे कोर्स प्लान के अंदर सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से आपने फॉलो करना है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपने उनको डे वाइज सिलेक्ट करके करना है। और मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल भी होऊंगा, अगर आपको लगता है विद इन द टॉपिक भी किसी टॉपिक का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है एबीसी के जो वीडियोस हैं वो उसका सीक्वेंस सही नहीं है, तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट, आई गेट देम करेक्टेड। स्टडी प्लान जो है बेटा वो मैं भी आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, वो पोर्टल पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ आपको कोर्स प्लान, डोंट वरी। इज देयर एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट? All right, so it was all about from my side for today's। अब आपको लाइव सेशन के बारे में मैं बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि क्या डेट है और क्या मतलब क्या डे है और क्या टाइमिंग्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। शाहरुख कहते हैं कैन यू प्लीज सेंड द क्यूबी ऑन व्हाट्सएप एज वेल? जी मैं क्यूबी भी आपको भेज दूंगा शाहरुख, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा बाय टुमारो। क्यूबी जो है वो मैं कल तक भेज दूंगा आपको, और बाकी जो स्टडी प्लान है वो मैं भी भेज देता हूँ, ठीक है। It was all about today's session. Now we'll have session next week. Till then, Khuda Hafiz, Allah Hafiz.